बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। जो बच्चे अभी ऑनलाइन नहीं आए जल्दी से ऑनलाइन आए ताकि हम अपना लेक्चर स्टार्ट कर सकें। लास्ट टॉपिक जो आपने पढ़ा था उसमें से अगर कोई सवाल हो तो आप इस दौरान पूछ सकते हैं। हम वेट कर रहे हैं कुछ बच्चों का कि वो बच्चे आए और ताकि हम अपना प्रॉपर लेक्चर स्टार्ट कर सकें। जी स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। इससे पहले इस चैप्टर में हमने डिस्कस किया होगा कि सॉलिड्स की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज होती हैं और सॉलिड में हमारे पास तीन तरह के मटेरियल होते हैं। एक होता है कंडक्टर्स जिनकी कंडक्टिविटी हाई होती है, दूसरे होते हैं इंसुलेटर्स जिनकी कंडक्टिविटी बिल्कुल ही लो होती है, और इसके अलावा एक आपके पास होते हैं सेमी कंडक्टर जिनकी जो कंडक्टिविटी है वो कंडक्टर और इंसुलेटर इन दोनों के दरमियान लाई करती है। ये तो थी उनकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज सॉलिड्स। अब हम बात कर रहे हैं सॉलिड की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में कि सॉलिड के अंदर मैग्नेटिज्म किस तरह का लाई करता है, किस सॉलिड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होती है, किस सॉलिड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड वीक पाई जाती है। ये चीज हमें इसमें डिस्कस करनी है कि एक चीज है मैग्नेट, दूसरा है मैग्नेटिक मटेरियल। इन दोनों में फर्क है। जो मैग्नेट है उसकी शेप तो सिंपल है कि एक मैग्नेट के अंदर हमारे पास दो पोल पाए जाते हैं, एक नॉर्थ पोल है और दूसरा साउथ पोल है। ये मैग्नेट है। अब मैग्नेटिक मटेरियल कौन सा होगा जिसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट की जा सके, वो मैग्नेटिक मटेरियल कहलाता है। ये वाला नजरिया पहले दिया था माइकल फेराडे ने। माइकल फेराडे ने क्या कहा था कि जब भी किसी मटेरियल में से करंट पास होता है तो उस मटेरियल के गिर्द भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है। उसका कंसेप्ट ये था कि मूविंग चार्जेस प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होती है स्टेशनरी चार्जेस के गिर्द और मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है मूविंग चार्जेस के गिर्द। पहले ये नजरिया दिया था फेराडे ने कि मैग्नेट और चीज है, मैग्नेटिक मटेरियल और चीज है। मैग्नेट जो होगा उसकी मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी होगी, यानी ये आपके पास मैग्नेट है जिसमें एक नॉर्थ पोल है दूसरा साउथ पोल है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड मौजूद होगी। लेकिन अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को मैग्नेटिक मटेरियल बनाना चाहते हैं तो हमें करना क्या पड़ेगा, हमें उस मटेरियल में से करंट को पास कराना पड़ेगा। जब हम उसमें से करंट को पास कराएंगे तो मूविंग चार्जेस की वजह से उस मटेरियल के अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगी, जिसको हम नाम देते हैं कि ये अब हमारा मैग्नेटिक मटेरियल बन चुका है, क्योंकि अब यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो चुकी है। यानी मैग्नेट इटसेल्फ मैग्नेट है और मैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेट था नहीं, हमने उसको मैग्नेट बनाया है बाय पासिंग द करंट थ्रू इट। यानी जब भी किसी मटेरियल में से हम करंट को पास कराते हैं तो उस मटेरियल के गिर्द भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है, तो वो मटेरियल जो है वो एक्ट कर रहा होता है एज ए मैग्नेटिक मटेरियल। अब एटम है, एटम की स्ट्रक्चर सिंपल है कि इसके अंदर सेंटर में न्यूक्लियस होता है, इसके अंदर शेल्स बने होते हैं न्यूक्लियस के, उसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रही होती हैं। अब एक साइंसदान था जिसका नाम था एम्पियर। एम्पियर ने क्या कहा था, एम्पियर ने कहा था कि जो एटम के गिर्द इलेक्ट्रॉन है, जो न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन है, जब वो रिवॉल्व करते हैं तो एटम के अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर तो एटम की ही होती है। ये आपके पास सेंटर में न्यूक्लियस है,
ये शेल्स पाए जाते हैं। इसे हम नाम देते हैं, ये फर्स्ट शेल है, ये सेकंड शेल है, ये थर्ड शेल है। यहाँ भी इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे। एम्पेयर ने कहा था जब भी इलेक्ट्रॉन अपने अपने ऑर्बिट में मूव कर रहे होते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स की मोशन की वजह से भी यहाँ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो सकती है। लेकिन एम्पेयर के इस कंसेप्ट को ज्यादा पजीराई नहीं मिली थी क्योंकि उस वक्त एटम की स्ट्रक्चर जो है वो डिफाइंड नहीं थी। एटम के स्ट्रक्चर के बारे में डिफरेंट नजरियात थे, डिफरेंट व्यूज थे, डिफरेंट आइडियाज थे। उस वक्त एटम के प्रॉपर स्ट्रक्चर को डिफाइन नहीं किया गया था। इसी वजह से एम्पेयर का, हालांकि ये कंसेप्ट बाद में जाके उसका दुरुस्त साबित हुआ था कि वाकई ही एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं उन इलेक्ट्रॉन्स की मोशन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। लेकिन उस वक्त क्यों नहीं इसको पजीराई मिली? क्योंकि जब एम्पेयर ने ये वाला व्यू दिया था, ये वाला कंसेप्ट दिया था, तो उस वक्त एटम के स्ट्रक्चर के बारे में लोगों के जहन में डिफरेंट तरह के क्वेश्चन है कि ये स्ट्रक्चर हर साइंसदान अपनी तरफ से दे रहा था, कोई कोई कंसेप्ट बता रहा था, कोई डिफरेंट कंसेप्ट बता रहा था। इसी वजह से उस वक्त एम्पेयर के नजरिए को फॉलो नहीं किया गया था। लेकिन बाद में जब एटम की स्ट्रक्चर डिफाइंड हो गई, जब प्रॉपर स्ट्रक्चर इसके सामने आ गई, फिर ये चेक किया गया कि एम्पेयर का जो व्यू था, एम्पेयर का जो कंसेप्ट था, वो बिल्कुल ही दुरुस्त साबित हुआ कि वाकई न्यूक्लियस के गिर्द जो इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं वो भी मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करते हैं। ये है मैग्नेटिक फील्ड एटम के अंदर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमें पता है दो चार्ज की वजह से पैदा होती है। एक चार्ज नेगेटिव होता है, दूसरा चार्ज पॉजिटिव होता है। और हम इन चार्जेस को सेपरेट भी कर सकते हैं कि फर्ज किया ये हम पॉजिटिव चार्ज ले रहे, ये नेगेटिव चार्ज ले रहे। इन्हें हम कहते हैं मोनोपोल्स। एक ये मोनोपोल बन गया, दूसरा हमारे पास ये मोनोपोल बन गया। मोनो का मतलब होता है एक, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव जब इकट्ठे थे तो वो डाईपोल बना रहे थे। डाई का मतलब होता है दो, यानी जहां पे दो चार्जेस यूज हो रहे हैं। अब हमने उन दो चार्जेस को जब सेपरेट किया है, पॉजिटिव को हमने अलहदा रख दिया है, नेगेटिव को हमने अलहदा रख दिया है, तो ये नेगेटिव या ये पॉजिटिव जो है ये अलहदा से एक मोनोपोल बन रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो चार्जेस हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, इनको हम सेपरेट कर सकते हैं। और जब हम इनको सेपरेट करते हैं तो इन दोनों की अपनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आपके पास ये इस चार्ज की फील्ड होगी, इसी तरह ये फील्ड जो है ये इस चार्ज की। यानी चाहे हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को सेपरेट भी कर लें, फिर भी दोनों की फील्ड जो है वो खत्म नहीं होती। पॉजिटिव अपनी फील्ड क्रिएट कर लेता है, नेगेटिव अपनी फील्ड क्रिएट कर लेता है। लेकिन ये वाला जो कंसेप्ट है वो मैग्नेट के अंदर वो फेल हो जाता है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में दो चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव है। इसी तरह मैग्नेटिक फील्ड में तो हमारे पास दो पोल्स बनते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। अब देखते हैं कि यहाँ ये कंसेप्ट क्यों नहीं फॉलो हो रहा, क्योंकि जब भी हम ये दो पोल्स लेते हैं, एक नॉर्थ पोल और दूसरा साउथ पोल, इसके अंदर हम इस तरह नहीं कर सकते कि ये हम नॉर्थ पोल ले लें और ये साउथ पोल ले। ये वाली चीज कभी भी सामने नहीं आएगी, क्योंकि मैग्नेट हो उसको तोड़ते जाए। एक बड़ा मैग्नेट है फर्ज किया, उसको तोड़ के हमने दो हिस्सों में तकसीम कर लिया, फिर उस दो हिस्सों को तकसीम किया जो हमने, फिर उसको मजीद तोड़ते जाए। अब एक पॉइंट ऐसा आता है जब आपको फील होता है कि आप इसे मजीद नहीं तोड़ सकते, तो वो जो आपके पास छोटे से छोटा टुकड़ा होगा मैग्नेट का, उस टुकड़े के अंदर भी दो पोल मौजूद होंगे, एक नॉर्थ होगा दूसरा साउथ होगा। लेकिन इस तरह हम नहीं कर सकते कि नॉर्थ पोल को हम अलहदा ले जाएं, साउथ पोल को अलहदा ले जाएं, तो ये मैग्नेट की स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब कर देगा। तो अब ये मैग्नेट नहीं बनेगा। पहले क्या था, पॉजिटिव और नेगेटिव को हमने सेपरेट जब किया था तो दोनों के गिर्द फील्ड पाई जाती थी। लेकिन जब हम नॉर्थ और साउथ को सेपरेट करने लगते हैं तो फील्ड हमारी खत्म हो जाती है। यानी हम मैग्नेट के अंदर कोई मोनोपोल नहीं ले सकते। देयर विल बी नो मोनोपोल्स।
यानी मोनोपोल जो हम ले रहे थे वो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम ले सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम मोनोपोल नहीं ले सकते। इसके अंदर हमारे पास हमेशा डाईपोल बनेगा, यानी मैग्नेट का छोटे से छोटा टुकड़ा भी हम ले लें तो उसके अंदर भी दोनों पोल मौजूद होंगे, एक नॉर्थ पोल होगा और दूसरा आपके पास साउथ पोल होगा। लेकिन ये वाला कंसेप्ट हम अप्लाई नहीं कर सकते कि नॉर्थ पोल को हम अलग ले जाएं उसकी अपनी फील्ड क्रिएट कर लें, साउथ पोल को हम अलग ले जाएं उसकी अपनी फील्ड क्रिएट कर लें। ये वाला कंसेप्ट मैग्नेटिक फील्ड के अंदर फेल हो जाता है, क्योंकि ये उस मैग्नेट की स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर देता है जिसकी मैग्नेटिक फील्ड हम डिटरमाइन कर रहे थे। ये कंसेप्ट है मैग्नेटिक फील्ड का। अब फैराडे के कंसेप्ट को यूज करती है कि मूविंग चार्जेस विल क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड। अब इन शेल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स की मोशन दो तरह से होती है। एक तो है इनकी ऑर्बिटल मोशन, जो कि वो ऑर्बिटल मूव कर रहे हैं। दूसरा होती है इनकी स्पिन मोशन, यानी इलेक्ट्रॉन्स की दो तरह से मोशन होगी। एक आपके पास होगी ऑर्बिटल मोशन और दूसरी होगी स्पिन मोशन। यानी इलेक्ट्रॉन एक तो उस ऑर्बिट के अंदर मूव कर रहे हैं जिसके अंदर वो पाए जाते हैं, दूसरा इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस के गिर्द भी स्पिन करते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे हमारी अर्थ है, अर्थ एक तो सूरज के गिर्द मूव करती है, दूसरा अर्थ अपने भी एक्सिस के गिर्द मूव करती है। अगर अर्थ सूरज के गिर्द मूव कर रही है तो उसे हम नाम देते हैं ऑर्बिटल मोशन का, और अगर अर्थ अपने एक्सिस के गिर्द घूम रही है तो उसे हम नाम देते हैं स्पिन मोशन का। तो यानी अर्थ जब सूर्य के गिर्द घूम रही है फिर भी वो मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करेगी। अगर अर्थ अपने ही एक्स के गिर्द रोटेट कर रही है, अपने एक्स के गिर्द स्पिन कर रही है, फिर भी वो मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करेगी। यही वाला कंसेप्ट इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी अप्लाई होता है कि एक शेल में रहते हुए इलेक्ट्रॉन जब इस ऑर्बिट में मूव करेंगे फिर भी मैग्नेटिक फील्ड को पैदा करेंगे, और इलेक्ट्रॉन जब अपने एक्स के गिर्द घूमेंगे तो फिर भी वो मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करेंगे। स्पिन का कंसेप्ट सिंपल है, जैसे ये बच्चों का खिलौना होता है टॉप जिसे कहते हैं लट्टू, वो जब उसको घुमाते हैं तो ये उसकी स्पिन मोशन होती है, वो अपने ही एक्स के गिर्द घूम रहा होता है। यानी जब भी इलेक्ट्रॉन या तो ऑर्बिटल मोशन करे या फिर स्पिन मोशन करे या फिर दोनों भी कर ले, तो फिर भी इस दोनों के नतीजे में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। लेकिन इस मैग्नेटिक फील्ड को समझना डिफिकल्ट है, क्योंकि एक एटम के अंदर काफी सारे इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन ही ऑर्बिटल मोशन भी कर रहे होंगे और स्पिन मोशन भी कर रहे होंगे। इन दोनों की वजह से जो है मैग्नेटिक फील्ड हमेशा जनरेट होती रहेगी। अब जो मैग्नेटिक मटेरियल हम ले रहे थे, इन मैग्नेटिक मटेरियल की तीन टाइप होती हैं। उसके अंदर जो पहली टाइप है वो होते हैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल। पैरामैग्नेटिक मटेरियल कौन से होते हैं? द मटेरियल इन विच ऑर्बिटल मोशन एंड स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल सपोर्ट ईच अदर एंड टोटल मैग्नेटिक फील्ड विल बी जनरेटेड। यानी ऐसे मैग्नेटिक मटेरियल जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की ऑर्बिटल मोशन और स्पिन मोशन एक दूसरे को सपोर्ट करें और हमें टोटल मैग्नेटिक फील्ड हासिल हो जाए, तो इन्हें हम नाम देते हैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल का। ये पहली टाइप होगी। इसके बाद दूसरी टाइप डायामैग्नेटिक मटेरियल। डायमैग्नेटिक मटेरियल कौन से होते हैं? ये ऐसे मटेरियल होते हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की ऑर्बिटल मोशन और स्पिन मोशन एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं और हमारे पास जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड है वो जीरो हो जाती है। जी, बात कर रहे थे हम डायमैग्नेटिक मटेरियल की, कि डायमैग्नेटिक मटेरियल हमारे पास ऐसे मटेरियल होते हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की ऑर्बिटल मोशन और स्पिन मोशन एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करते हैं और हमारे पास जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड है वो जीरो हो जाती है। टोटल मैग्नेटिक फील्ड विल बी जीरो।
डायमैग्नेटिक में आप कॉमन एग्जांपल ले सकते हैं वाटर की, इसके अलावा कॉपर हो गया, ये भी डायमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर लाई करते हैं। यानी डायमैग्नेटिक मटेरियल ऐसे मटेरियल हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की ऑर्बिटल मोशन और स्पिन मोशन एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड आपके पास जीरो हो जाती है। और पैरामैग्नेटिक मटेरियल के अंदर क्या था, इलेक्ट्रॉन्स की ऑर्बिटल मोशन और स्पिन मोशन एक दूसरे को सपोर्ट कर रही थी, और हमारा जो मटेरियल है इट वाज एक्टिंग लाइक अ टाइनी मैग्नेट। यहाँ पे जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो टाइनी मैग्नेट बन जाता है, यानी एक छोटा मैग्नेट बन जाता है। क्यों मैग्नेट बन जाता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की ऑर्बिटल मोशन और स्पिन मोशन दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रही हैं, और इन दोनों की सपोर्ट की वजह से पैरामैग्नेटिक मटेरियल के अंदर हमें टोटल मैग्नेटिक फील्ड मिल रही है। लेकिन जब डायमैग्नेटिक मटेरियल हमने लिए हैं, इनके अंदर क्या है, ऑर्बिटल मोशन और स्पिन मोशन एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं। एक दूसरे को अपोज करने की वजह से ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे, और हमारे पास जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड है वो जीरो हो जाती है। फर्स्ट टाइप इज पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस एंड सेकंड टाइप इज डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। थर्ड एंड लास्ट वन, this is ferromagnetic substances. फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के अंदर होता क्या है, लार्ज नंबर ऑफ एटम पाए जाते हैं इस तरह से। There will be large number of atoms in ferromagnetic substances. इन एटम्स को हम डोमेन्स का नाम देते हैं। इन डोमेन्स की जो रेंज होती है वो तकरीबन 10 रेज टू पावर 12 से लेकर 10 रेज टू पावर 16 तक होती है। इसका मतलब क्या है कि इस एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर हमारे पास 10 की ताकत 12 से लेकर 10 की ताकत 16 तक एटम पाए जाते हैं। अगर इतने लार्ज नंबर ऑफ एटम एक ही मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर हों तो इन तमाम एटम की अपनी मैग्नेटिक फील्ड होगी। इन तमाम एटम की जब मैग्नेटिक फील्ड को ऐड करेंगे तो हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट आ जाएगा। यानी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर द स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक मटेरियल। क्यों स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक मटेरियल है? क्योंकि इनके अंदर जो हम मटेरियल ले रहे हैं उन मटेरियल के अंदर लार्ज नंबर ऑफ एटम पाए जाते हैं। इन लार्ज नंबर ऑफ एटम को हमने डोमेन्स का नाम दिया है। इन एटम की रेंज क्या है? ये रेंज होती है 10 रेज़ टू पावर 12 से लेकर 10 रेज़ टू पावर 16 तक। अगर एक मटेरियल के अंदर इतने ज्यादा एटम मौजूद हैं तो इनकी जब मैग्नेटिक फील्ड को हम ऐड अप करेंगे तो हमारे पास जो टोटल मटेरियल बनेगा उसकी मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी। तो हम कहते हैं कि हमारा जो मटेरियल है इट इज एक्टिंग लाइक अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। यानी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हमारे पास स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड देती हैं, जिन्हें हम स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक मटेरियल का नाम देते हैं। मिसाल के तौर पर इनके अंदर पाए जाते हैं जी आयरन, निकल, कोबाल्ट, ये सारे के सारे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कहलाते हैं। तो इनके अंदर क्या होगा, जब भी डोमेन्स की तादाद ज्यादा होगी तो इन डोमेन्स की तादाद की ज्यादा होने की वजह से टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो हमें मिलेगी वो स्ट्रॉन्गर होगी। तो हम कहते हैं कि हमारा जो मैग्नेटिक मटेरियल है दिस इज एक्टिंग लाइक अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। These are two type of magnetic material. One is paramagnetic, other is diamagnetic, and third one is ferromagnetic. In paramagnetic material, orbital motion and spin motion of electron will support each other, and our magnetic material will act like a tiny magnet. But in diamagnetic substances, orbital motion and spin motion of electrons will cancel the effect of each other,
and our magnetic material will give total magnetic field is equal to 0. These are called diamagnetic substances. For example, water, copper, ये हमारे पास होते हैं diamagnetic substances. Third and the last one are ferromagnetic material. In ferromagnetic material, there is a large number of atoms which is called domains. The range of these domains is 10 raised to power 12 to 10 raised to power 16. Due to this large number of atoms, the stronger magnetic field is generated. So we can say that our magnetic material is acting like a strong magnet. For example, iron, nickel, cobalt are some common example of ferromagnetic material. ये तीन टाइप हैं जी, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक। अब एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को हम लेकर उसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं। मिसाल के तौर पर हम एक आयरन की कोर ले लेते हैं, उस आयरन की कोर को हम हीट अप करते हैं, उसका टेम्परेचर हम बढ़ाते जाते हैं। अब जब टेम्परेचर हम इंक्रीज करेंगे तो होगा क्या, इन एटम्स की जो अलाइनमेंट है, इन एटम्स की जो तरतीब है, इन एटम्स की जो अरेंजमेंट है, वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है। अब देखें, अगर हमने ये आयरन लिया हुआ है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, तो उस आयरन के अंदर एटम की ये तरतीब पाई जाएगी, ये अलाइनमेंट पाई जाएगी। लेकिन अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करना शुरू कर दें तो ये जो अलाइनमेंट है ये डिस्टर्ब हो जाती है। अब ये जब अलाइनमेंट डिस्टर्ब होगी तो होगा क्या कि कुछ एटम की मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अप्रोच कर जाएगी जीरो को, टेम्परेचर बढ़ा दे जाए, ये वाला प्रोसेस कैरी आउट होता रहेगा। और एक वक्त ऐसा आता है जब आयरन जो है सेम स्ट्रक्चर शो कराता है जो कि हमारे पास पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस की होती है, तो उस टेम्परेचर को हम नाम देते हैं क्यूरी टेम्परेचर का। ऐसा टेम्परेचर जिसके ऊपर एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पैरामैग्नेटिक मटेरियल बन जाए तो उसे हम नाम देते हैं इसका क्यूरी टेम्परेचर का। और आयरन का जो क्यूरी टेम्परेचर है वो 750 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। डिग्री सेंटीग्रेड इज द क्यूरी टेम्परेचर ऑफ आयरन। यानी इस टेम्परेचर के ऊपर हमारे पास जो आयरन था अब वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट नहीं रहेगा, अब वो एक्ट कर रहा होगा लाइक अ टाइनी मैग्नेट। यानी क्यूरी टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जिसके ऊपर हमारा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पैरामैग्नेटिक बन जाता है। The temperature at which ferromagnetic material changes into paramagnetic material, this temperature is called Curie temperature. The Curie temperature of iron is 750 डिग्री सेंटीग्रेड। इस तरह अगर हम इसको केल्विन में लेना चाहें तो प्रोसेस इस तरह होगा, 750 प्लस 273, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी जी केल्विन। डिग्री में ले तो 750 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर केल्विन में फाइंड करना चाहे तो 750 में आप 273 को ऐड कर दें तो ये क्यूरी टेम्परेचर बन जाएगा आपके पास आयरन का। इसमें ऐड करके देख लेते हैं कितनी वैल्यू बनती है जी। ये आपके पास आ जाएगा क्यूरी टेम्परेचर ऑफ आयरन जो कि डिग्री में आपके पास 750 डिग्री सेंटीग्रेड है। अगर हम केल्विन में ले तो तकरीबन ये 1023 केल्विन बनता है। तो क्यूरी टेम्परेचर ऐसा टेम्परेचर होता है जिसके ऊपर एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक बन जाता है। ये स्टूडेंट्स इसकी समरी बताने लगे हैं कि आज हमने क्या क्या डिस्कस किया है। पहले हमने डिस्कस किया मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स को। बेसिक कंसेप्ट था कि एक सॉलिड जो कि एक्ट कर रहा होता है मैग्नेट के तौर पर, तो उसके अंदर दो पोल्स पाए जाते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है और दूसरा साउथ पोल होता है। सबसे पहले कंसेप्ट दिया था फैराडे ने कि मूविंग चार्जेस विल जनरेट मैग्नेटिक फील्ड
एंड स्टेशनरी चार्जेस विल क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड। एम्पेयर ने कंसेप्ट दिया था कि एटम के अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड पाई जाती है। किस वजह से पाई जाती है? क्योंकि एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स शेल में मूव कर रहे होते हैं उनकी मोशन की वजह से क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाती है। लेकिन जिस वक्त एम्पेयर ने यह नजरिया दिया था उस वक्त एटम की स्ट्रक्चर क्लियरली डिफाइंड नहीं थी, इसी वजह से एम्पेयर के उस नजरिए को ज्यादा कंसीडर नहीं किया गया था। लेकिन बाद में जब जाके एटम की स्ट्रक्चर कंप्लीटली डिफाइंड हो गई, फिर एम्पेयर का वो वाला कंसेप्ट दुरुस्त साबित हो गया कि वाकई एटम के अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड पाई जाती है ड्यू टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन देयर रिस्पेक्टिव ऑर्बिट्स। तो एक और कंसेप्ट हमने डिस्कस किया कि जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमारे पास दो चार्जेस होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज होता है और दूसरा नेगेटिव चार्ज होता है। तो इन दोनों चार्जेस को अगर हम सेपरेट कर लें कि पॉजिटिव को हम अलग कर लें और नेगेटिव को हम अलग कर लें, तो पॉजिटिव अपनी फील्ड क्रिएट कर लेता है और नेगेटिव अपनी फील्ड क्रिएट कर लेता है। तो इन्हें हम कहते हैं ये मोनोपोल्स बना रहे हैं, यानी पॉजिटिव का अपना मोनोपोल बन गया और नेगेटिव का अपना मोनोपोल बन गया। फील्ड दोनों की हमारे पास मौजूद रहेगी। लेकिन जब हमने ये वाला कंसेप्ट मैग्नेट पे अप्लाई किया कि मैग्नेट के अंदर भी तो दो पोल्स पाए जा रहे थे, एक नॉर्थ पोल था दूसरा साउथ पोल था, लेकिन जब हमने इन दोनों को सेपरेट करने की कोशिश की है तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हमारे पास डिस्ट्रॉय हो गई, यानी मैग्नेटिक मोनोपोल्स हमारे पास कभी भी नहीं मौजूद होंगे। एक मैग्नेट का जितना भी छोटे से छोटा टुकड़ा हम ले लें तो उस छोटे से छोटे टुकड़े के अंदर भी हमारे पास दोनों पोल्स पाए जाएंगे, एक हमारे पास नॉर्थ पोल होगा दूसरा साउथ पोल होगा। ये चीज पॉसिबल नहीं है कि हम नॉर्थ पोल को अलहदा ले लें उसकी फील्ड हम अलहदा ले लें और साउथ पोल को अलहदा ले लें उसकी फील्ड हम अलहदा ले लें। दिस कंसेप्ट विल नॉट बी अप्लाइड इन केस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। फिर हमने ये डिस्कस किया कि हमारे पास जो मैग्नेटिक मटेरियल है वो तीन तरह के होते हैं। एक हमारे पास है पैरामैग्नेटिक मटेरियल, दूसरे होते हैं डायामैग्नेटिक और तीसरे होते हैं फेरोमैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक मटेरियल के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स की ऑर्बिटल मोशन और स्पिन मोशन एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और हमें टोटल मैग्नेटिक फील्ड मिलती है। तो हमारा जो मटेरियल है वो एक्ट कर रहा होता है एज ए टाइनी मैग्नेट। और जो डायामैग्नेटिक मटेरियल है उनके अंदर क्या होता है, जो ऑर्बिटल मोशन और स्पिन मोशन है वह एक दूसरे को अपोज करते हैं और एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं। तब हमारे पास जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड आती है वो जीरो होती है। मिसाल के तौर पर जैसे वाटर है, कॉपर है, these are some example of diamagnetic substances. Similarly, last type is the ferromagnetic material. In ferromagnetic material हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ एटम्स की डोमेन्स पाई जाती हैं। ये जो लार्ज नंबर ऑफ एटम है जब इनकी हम मैग्नेटिक फील्ड को ऐड अप करते हैं तो हमें एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट मिल जाता है। मिसाल के तौर पर आयरन है, निकल है, कोबाल्ट है, these are example of ferromagnetic material. लास्ट में हमने डिस्कस किया क्यूरी टेम्परेचर के बारे में। एक क्यूरी टेम्परेचर ऐसा टेम्परेचर होता है जिसके ऊपर एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इसका पैरामैग्नेटिक मटेरियल बन जाता है। कि आयरन का जो क्यूरी टेम्परेचर है वो हमने डिस्कस किया, तकरीबन वो होता है 750 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर हम इसको केल्विन में लेते हैं तो वो तकरीबन बनता है 1023 केल्विन। ये था हमारे पास मैग्नेटिक मटेरियल। डियर स्टूडेंट, आपके पास 5 मिनट है, इस टॉपिक से रिलेटेड आप जो भी क्वेश्चन करना चाहें वो कर सकते हैं। चैट में जाके आप राइट डाउन करें क्योंकि जो चीज़ आप चैट में लिख रहे होते हैं वो हमारी स्क्रीन पे शो हो जाती है और हम मैक्सिमम ट्राई करते हैं। जी बच्चों का क्वेश्चन आ रहा है कि ये लॉन्ग के लिए है। जी हाँ, ये क्वेश्चन लॉन्ग और शॉर्ट दोनों में आ सकता है। अगर ये क्वेश्चन लॉन्ग में आता है तो फिर आपको ये सारा चीज़ें डिस्कस करनी पड़ेगी। अगर शॉर्ट में आता है तो शॉर्ट में किस तरह से आता है, शॉर्ट में ये इन तीनों मटेरियल की वो डेफिनेशन पूछ सकता है कि पैरामैग्नेटिक मटेरियल कौन से हैं, डायामैग्नेटिक कौन से हैं, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कौन से हैं। या फिर इस तरह का शॉर्ट भी पेपरों में आ चुका है कि डिफरेंशिएट बिटवीन पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस एंड डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। इस तरह आपने इसको तैयार करना है, यानी लॉन्ग और शॉर्ट दोनों के लिए आपने तैयार करना है। इसी तरह लास्ट में एक शॉर्ट क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि व्हाट इज मीन बाय क्यूरी टेम्परेचर, क्यूरी टेम्परेचर क्या होता है, उसकी तारीफ भी शॉर्ट में आ सकती है। इसके अलावा आयरन का क्यूरी टेम्परेचर कितना है, ये चीज अक्सर एमसीक्यूज में उसने पूछी होगी। जी और कोई सवाल हो टॉपिक से रिलेटेड तो वो आप कर सकते हैं। अभी आपके पास 5 मिनट और हैं, इस चीज को आप देख सकते हैं। कोई कंसेप्ट समझ ना आया हो, कोई पार्ट समझ ना आया तो वो आप डिस्कस कर सकते हैं, चैट में जाके राइट डाउन करें। जी बच्चे क्वेश्चन आया है कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को रिपीट कर दें।
देखिए बच्चे, पैरामैग्नेटिक के अंदर क्या था कि हमारे पास जो एटम थे वो कम तादाद में थे। अब एक एटम के अंदर काफी सारे इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। उन इलेक्ट्रॉन्स की मोशन को हम कंबाइन करके ये देख रहे थे कि पैरामैग्नेटिक के अंदर ऑर्बिटल और स्पिन मोशन एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, जैसे आपके पास आयरन हो गया, आयरन में सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड पाई जाती है। आयरन जो है, इसमें आप मैग्नेट को चेक कर लें, अब मैग्नेट के करीब जब लोहा लेके जाते हैं तो वो मैग्नेट उसको तेज से अट्रैक्ट कर लेता है। इसका मतलब क्या होता है कि आयरन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा पाई जाती है। इस मैग्नेटिक फील्ड के ज्यादा होने की वजह क्या है? क्योंकि जो आयरन है ये लाई करता है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर। अब जो एक फर्ज किया एक लोहे के हम सुलाख ले रहे हैं, तो उस लोहे की सुलाख के अंदर लाखों करोड़ों एटम लोहे के पाए जाएंगे। तो उन एटम्स की तादाद कितनी हो सकती है वो हमने डोमेन्स में बता दी है कि एक जो मैग्नेटिक मटेरियल ले रहे हैं तो उसके अंदर जो एटम है वो 10⁻12 से लेके 10⁻16 तक होंगे। अब जब इतने एटम उस एक मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर मौजूद हैं तो इन एटम्स की जो अब एटम है इसके अंदर मजीद इलेक्ट्रॉन्स पाए जा रहे होंगे। वो इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल मोशन भी कर रहे होंगे, स्पिन मोशन भी कर रहे होंगे। यानी एक एटम है, एटम के अंदर फिर इलेक्ट्रॉन है। उन तमाम की जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको एड अप करके हम उस आयरन की टोटल मैग्नेटिक फील्ड ले रहे होते हैं। यानी जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है इसके अंदर जो भी मटेरियल हम लेते हैं उस मटेरियल के अंदर लार्ज नंबर ऑफ एटम पाए जाएंगे। अब एटम्स के अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे। उन इलेक्ट्रॉन्स की भी दो तरह की मोशन होगी, एक ऑर्बिटल मोशन होगी और दूसरी स्पिन मोशन होगी। इन तमाम को ऐड अप करके हम जो मटेरियल बना रहे होते हैं उस मटेरियल को हम नाम देते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। जी स्टूडेंट, मेरे ख्याल में क्लियर हो गया होगा ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन हो आप चैट में जाके पूछ सकते हैं, हैंड रेज कर सकते हैं। पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, इसके नतीजे में जो चीज भी हमारे पास आई है वो मैग्नेटिक फील्ड की तरह की है। एक में मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास स्मॉल आ रही है। पैरामैग्नेटिक के अंदर भी हालांकि सपोर्ट कर रहे होते हैं एटम, लेकिन उतनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड नहीं आती जितनी फेरोमैग्नेटिक के अंदर आती है। क्योंकि पैरामैग्नेटिक के अंदर हमारे पास जो मैग्नेट बनता है वो टाइनी टाइनी कहते हैं, छोटा सा मैग्नेट। तो जो छोटा सा मैग्नेट है उसकी मैग्नेटिक फील्ड भी स्मॉल होती है, लेकिन जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनता है तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड भी ज्यादा होती है। जी स्टूडेंट्स, बच्चों का सवाल है पैरामैग्नेटिक, डाया और फेरो, इन तीनों की डेफिनेशन के बाद एग्जांपल आप देख सकते हैं। पहले ये डिफाइन करना है कि आपने ऑर्बिटल मोशन किस तरह की होती है, इलेक्ट्रॉन्स की, और स्पिन मोशन किस तरह की होती है। इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं इन तीनों से रिलेटेड, पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक। जी स्टूडेंट, स्टिल यू हैव 5 minutes टू आस्क योर क्वेश्चंस। चैट में भी जाके पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप हैंड रेज भी कर सकते हैं, क्योंकि चैट में पूछे हुए आपके सवाल हमारे स्क्रीन पे उसी वक्त ही शो हो जाते हैं। फिर भी हम उनको कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम सवालों के जवाब दे सकें। मैग्नेट और मैग्नेटिक मटेरियल, इनका जो फर्क है वो आपके ध्यान में होना चाहिए कि जो मैग्नेट होता है उसकी मैग्नेटिक फील्ड पहले से ही मौजूद होती है। उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर होता क्या है, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल क्रिएट हो चुका होता है। मैग्नेटिक मटेरियल हम खुद क्रिएट करते हैं। उनको क्रिएट करने के लिए क्या होता है, फर्ज कि हमारे पास वाटर है, इस वाटर को हम मैग्नेटिक मटेरियल बनाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, हम वाटर में से करंट को पास कराएंगे। क्योंकि जब भी किसी मटेरियल में से चार्जेस पास करते हैं तो वो मटेरियल अपने गिर्द मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर लेता है। ये वाला कंसेप्ट बेसिक था फैराडे का कि अगर हम स्ट्रेचिंग चार्जेस देते हैं, यानी अगर हमारे पास चार्जेस रुके हुए हैं तो वो कभी भी मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट नहीं कर सकेंगे। मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कराने के लिए हमें करंट को पास कराना पड़ेगा, क्योंकि जब भी हम करंट पास कराते हैं फील्ड तो हमेशा रहनी है, चाहे इलेक्ट्रिक हो चाहे मैग्नेटिक हो, लेकिन करंट की मौजूदगी की वजह से उस मटेरियल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाती है। तो ये वाला कंसेप्ट हमें दिया था फैराडे ने।
यानी किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम चाहें कि हम मैग्नेटिक मटेरियल बनाना चाहते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट हमारा सॉलिड्स में हो, लेकिन वाटर जो हम ले रहे होते हैं, हम कहते हैं वाटर तो लिक्विड है, फिर हम वाटर को मैग्नेटिक मटेरियल क्यों बना रही हैं? ऐसे मटेरियल जिनमें से करंट पास हो सकता है, उनके अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड हम जनरेट करा सकते हैं। अब जो मैग्नेटिक फील्ड हम जनरेट कराएंगे, फिर जाके इसको चेक करते हैं कि ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल बन रहा है, डायामैग्नेटिक मटेरियल बन रहा है या फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बन रहा है। जी, एक बच्चे का क्वेश्चन आया है कि वाई नॉर्थ एंड साउथ पोल कैन नॉट बी सेपरेटेड। देखिए बच्चे, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर तो अगर हम चार्ज सेपरेट कर लेते हैं तो पॉजिटिव चार्ज अपनी फील्ड क्रिएट कर रहा होता है, नेगेटिव चार्ज अपनी फील्ड क्रिएट कर रहा होता है। लेकिन अगर हम ये वाला कंसेप्ट इस मैग्नेट के ऊपर अप्लाई करें कि हम इसके नॉर्थ पोल को अलहदा कर लें और साउथ पोल को अलहदा कर लें, तो होगा क्या कि ये जो नॉर्थ पोल है इसके गिर्द कोई भी फील्ड नहीं पाई जाएगी। अब फील्ड कब होगी? जब हमारे पास ये मैग्नेट मौजूद है। अब अगर हम कोई दूसरा मैग्नेट लेकर इसके करीब ले जाते हैं, अब ये नॉर्थ है ये साउथ है, ये इसको अट्रैक्ट कर लेगा। लेकिन अगर हम इसी मैग्नेट को इस नॉर्थ के करीब लेके जाएं तो ना ये तो इसको अट्रैक्ट करेगा ना ही रिपेल करेगा, क्योंकि अगर हम नॉर्थ को सेपरेट कर लें तो नॉर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड थी वो भी खत्म हो जाती है। यानी अब ये नॉर्थ जो है वो कोई बर्थ नहीं रखता, ये कोई वैल्यू नहीं रखता। इस तरह ये जो साउथ है ये भी कोई वैल्यू नहीं रखेगा। इनकी वैल्यू कब होगी, इनकी फील्ड कब होगी? जब नॉर्थ और साउथ दोनों इकट्ठे मौजूद होंगे। अगर हम इनके मोनोपोल्स बना लें तो ये मोनोपोल हमारे किसी काम का नहीं है। इस तरह ये वाला मोनोपोल भी हमारे किसी काम का नहीं है, क्योंकि इनकी फील्ड नहीं है। और चार्ज हो या चाहे मैग्नेट हो, तो इनकी जो वर्किंग है वो इनकी फील्ड के जरिए में होती है। अगर इनकी फील्ड को हम खत्म कर दें तो इनका प्रोसेस वहीं पे स्टॉप हो जाता है, क्योंकि फील्ड होगी तो ये किसी चीज को अट्रैक्ट कर सकेंगे या फिर रिपेल कर सकेंगे। तो जब हम अलहदा कर लेते हैं तो इनकी फील्ड भी खत्म हो जाती है। इसलिए हम कहते हैं कि इनके हम मोनोपोल्स नहीं बना सकते, ये हमेशा इकट्ठे रहेंगे, ये हमेशा डाइपोल की सूरत में रहेंगे। अच्छा, क्वेश्चन किया है बच्चे ने। इसके अलावा भी आपके ध्यान में कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, मोनोपोल्स के बारे में, डाइपोल्स के बारे में। इसके अलावा पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक बारे में आपके ध्यान में जो जो सवाल हो आप पूछ सकते हैं। अभी हमारे लेक्चर में 2 मिनट रहते हैं, हम चाहते हैं कि मैक्सिमम चीजें इसी लेक्चर के अंदर हम कवर कर सकें। जी स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। थैंक यू।